गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भारतीय राजनीति विचारक नामक प्रश्न पत्र के अंतर्गत मनु नामक राजनीतिक विचारक के राजा के कार्य या राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में शुरू करते हैं। मनु ने बताया है कि राजा के कार्य या राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र के नीति शास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र, गतिविधियों और दायित्वों की विवेचना जितने विस्तार के साथ की गई है, उसी प्रकार मनुस्मृति राज्य के कार्यों की उतनी विस्तृत विवेचना नहीं करती, लेकिन मनुस्मृति में फिर भी राज्य के कार्य क्षेत्र का समुचित वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के निम्न प्रकार से कार्य हैं। पहला कार्य आता है प्रजा रक्षण। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब चतुर्दिक अराजकता की स्थिति थी और जब मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इस स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए हुई है। मतलब राज्य की जो रचना की गई है ब्रह्मा के द्वारा, वो किसके लिए की गई है? प्रजा के रक्षा के लिए ही की गई है। और राज्य तथा राजा के अस्तित्व का सर्वप्रमुख औचित्य प्रजा रक्षण ही है। चाहे राज्य हो या राजा हो, उसका प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है? प्रजा की रक्षा ही है। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। यानी जो अपराध प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनसे जो है प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राज्य द्वारा यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही किया जा सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करें, इसके लिए राजा को आवश्यकता अनुसार दंड शक्ति के प्रयोग के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से ही शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। मतलब राजा को जो ये कार्य, प्रजा रक्षण का जो कार्य है, वो दंड शक्ति के आधार पर ही करना चाहिए। और दंड शक्ति के आधार पर ही क्या होता है? शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बलों पर अत्याचार करने से ही राजा रोक सकता है। दूसरा राजा का कार्य आता है प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है, और राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे, तभी वह प्रजा से कर तथा उससे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। यानी राजा को क्या करना चाहिए? प्रजा के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने चाहिए, तभी उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वह प्रजा से क्या ले सकता है? कर ले सकता है तथा उनसे अपनी आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की यह धारणा इतनी अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के सभी आयाम आ जाते हैं। अब तीसरा कार्य जो राजा का बताया है मनु के द्वारा, वो है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह है। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को भी अनिवार्य मानता है। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से भी इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। जो अधिकारी प्रजा से अनुचित रूप से धन लें या भ्रष्ट आचरण करें, उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब राजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकने के लिए भी क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, और उसमें सुयोग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए मनु के अनुसार। अगली जो कार्य आता है वो है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण।
मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को भी स्वीकार करता है तथा उसका मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए भी प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। यानी कि जनता के भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए भी कार्य करना किसका कर्तव्य होता है? राजा का भी कर्तव्य होता है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उसकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। राज्य व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए, लेकिन साथ ही वे व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों से भी प्रजा की रक्षा करे। अगला कार्य आता है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक दायित्व माना गया है। मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। विभिन्न वर्णों विशेषतया वैश्य और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु राज्य दंड की बाध्यकारी शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार मनु ने भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, यह देखना भी क्या है? राज्य का कर्तव्य है, दायित्व होता है। अगला कार्य आता है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी, उसके स्थान पर नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राज्य का परम कर्तव्य है। यानी कि न्याय की जो व्यवस्था करना भी राज्य का क्या होता है? परम कर्तव्य होता है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों को इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए। मतलब न्याय कैसा होना चाहिए? दिखता हुआ होना चाहिए। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना अथवा दुर्भावना से दूर रहते हुए पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। यानी न्याय करते समय क्या होनी चाहिए? पूर्ण निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्ष न्याय की स्थिति को अपनाते हुए ही राज्य समस्त व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में संलग्न रख सकता है एवं उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को भी रोक पाता है। अब अगला कार्य आता है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। यानी दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए और संचालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वो भी राजा का ही कर्तव्य होता है, कार्य होता है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में भी सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। अतः मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य तथा उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। मनु ने अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, साठगुण्य नीति तथा उपायों के विवेकपूर्ण पालन के हेतु भी निर्देशित किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य के या राजा के आवश्यक कार्यों का उल्लेख किया है, जो राजा के अति महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनके द्वारा ही वह अपने शासन को संचालित करता है। धन्यवाद।